हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मेरा तो दोस्तों जो दैनिक जागरण का एडिटोरियल है उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम जो पाल घर में जो मॉब लिंचिंग हुई है, फिर जो हिंसा हुई है आपका बुलंदशहर में, जहाँ पर दो साधुओं को धारदार हथियार और पीट पीट कर एक नशेड़ी युवक के द्वारा हत्या कर दी गई है। उसके बाद किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री के द्वारा दूसरे मुख्यमंत्री का एक तरह से कह सकते हैं मज़ा लिया जा रहा है, आप जाके उस वीडियो में देख सकते हैं। तो अब जो आज हम इस जनसत्ता के एडिटोरियल में जो हम बात करने वाले वो है कैसे सुधरे स्वास्थ्य क्षेत्र की सेहत। यदि आप जिस दिन यदि कोई आपसे ऐसे ही वाक्य दे दिया, उसके बाद आपने वहाँ पर अपने विचार एक ऑथेंटिक वे में अगर आपने दे दिया, उसके बाद जो भी बंदा है जिसकी जिज्ञासाएं उस सवाल से संबंधित हैं, यदि आपकी उसकी जिज्ञासाओं को शांत कर दिया तो कहीं ना कहीं आप उस रास्ते पर ही हैं जहाँ पर लोग यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर एक कह सकते हैं डिप्लोमेट तरीके से जो होते हैं, कहीं ना कहीं आप बनने की कगार पे हैं। ठीक है, आप देखते होंगे तमाम तरह के मीडिया चैनल जिस तरह से दिखाते हैं कि जब किसी युवक से किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, किसी योजना से संबंधित या देश में व्याप्त तमाम तरह की जो समस्याएं चल रही हैं, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखते हैं। ये भी एक कला होती है कि किस प्रकार से लोगों की जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। ठीक, तो आज का जो विषय है यह है कैसे सुधरे स्वास्थ्य क्षेत्र की सेहत। जो वास्तविकता है उसे आप झुठला नहीं सकते हैं। आज भी हमारे देश में जो स्वास्थ्य से संबंधित तमाम तरह की विकृतियां हैं और उसको ठीक करने में अभी बहुत बड़े फंड की ज़रूरत है, बहुत बड़े समय की ज़रूरत है। और जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी ने पूरे वैश्विक देशों में संकट उत्पन्न कर दी है, तमाम देशों के जो स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों की पोल खोल दी है। हम देख सकते थे इटली में, अमेरिका कि हमारे पास ये है, ये व्यवस्थाएं हैं, आज सारी व्यवस्थाएं उखड़ के एक तरफ हो गई हैं। उन देशों की कलई पोल खुल गई है, कह सकते हैं आप। तो चलते हैं आगे, देखते हैं भारत के लिए क्या क्या चीज़ें इसेंशियल है, हाउ टू इम्प्रूव अवर मेडिकल, ठीक है, सेक्टर। यहाँ पे देखिए लिखा है जान है तो जहान है। आज पूरी दुनिया जिस संकट से गुजर रही उसमें यह बिल्कुल सही भी है, जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और जान के लिए सेहत से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। कहा गया है कि सेहत सबसे बड़ी नेमत है, इस बात में कोई संदेह नहीं। इसका मतलब है दोस्तों नेमत का कि एक है ना कि यदि आप स्वस्थ हैं तो दुनिया में सबसे सुखी आप हैं। आप देख सकते हैं कल इतना महान कलाकार इरफान खान जी जो थे, ईश्वर को प्यारे हो गए हैं, हमारे बीच अब नहीं रहे। तो उनका जो था स्वास्थ्य से संबंधित ही उनके शरीर में जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे शरीर के अंदर एक अनवांटेड मेहमान आके बैठा है, देखते हैं वो किस करवट बैठता है। तो दोस्तों इस तरह की समस्याएं तब होती हैं जब आपके यहाँ, अब देख सकते हैं ना, अभी कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं उसके इलाज के लिए अभी हमारे पास उस तरह की इक्विपमेंट नहीं है। इलाज होने के बाद भी किस तरह से संक्रामक आगे बढ़ा और उनकी जान चली गई। सुषमा स्वराज जी जो 2018 या 17 में मरी थी, उनका क्या था, किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। और चाहे विनोद खन्ना रहे हो चाहे सुषमा स्वराज, जितने लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है उसके कुछ दिन बाद देखा जाता है कि उनकी किडनी में संक्रमण चालू हो जाता है, उसके बाद उनका मौत हो जाता है। तो ये समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। अभी भी हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हम डेवलप हो चुके हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वह सेहत है, क्योंकि सेहत ही जीवन की बुनियाद है। सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही किसी को भी मृत्यु के करीब ला सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में स्वास्थ्य के अधिकार को मूलभूत अधिकार करार दिया गया था। लेकिन आज हमारे देश का दुर्भाग्य कि जो विषय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए वही सर्वाधिक उपेक्षित है। उपेक्षित का मतलब है उसे किस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्योंकि आज भी जब हमारे यहाँ वार्षिक वित्त रिलीज़ किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम मद जो है खर्च किया जाता है, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो चाहे मेडिकल सेक्टर में हो। तो इस सेक्टर को बढ़ाना चाहिए। ठीक जिस तरह से दिल्ली के अंदर दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से वहाँ अपनी लोगों के ज़रूरतों के लिए तमाम तरह के मोहल्ला क्लिनिक नाम से उन्होंने तमाम जगहों पर
क्लिनिक खुलवाया। तो एक तरह से कह सकते हैं मेडिकल सेक्टर में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को आधुनिकीकरण किया, तो ये भी बहुत बड़ी मिसाल है। और इसके लिए कई देशों के द्वारा उन्हें एक रोल मॉडल माना गया था इस चीज़ के लिए। यह उपेक्षा सरकार के स्तर पर तो है ही, व्यक्ति और समाज के स्तर पर भी है। भारत में आमतौर पर सामान्य व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर तब तक चिंता नहीं करता जब तक कि उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं हो जाए। अक्सर लोग अपनी बीमारी की लंबे समय तक अनदेखी करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि मामूली बीमारी भी गंभीर रूप धारण कर लेती है और जीवन संकट में पड़ जाता है। जानते बूझते बीड़ी सिगरेट पीना, पान गुटखा, तंबाकू चबाना, शराब पीना, खाने पीने और साफ सफाई के प्रति लापरवाही बरतना आदि स्वास्थ्य को लेकर हमारी उदासीनता का उदाहरण है। व्यक्ति ही नहीं बल्कि हमारा समाज भी स्वास्थ्य को लेकर चिंतित या जागरूक नहीं है। संभवतः यही कारण है कि समाज में प्रदूषण, स्वच्छ पेयजल, खाद्य पदार्थों मिलावट, सर्वसुलभ चिकित्सा सेवा जैसे स्वास्थ्य जीवन को प्रभावित करने वाले विषय कभी भी चुनौती मुद्दे नहीं बनते। क्या ये सरकार नहीं जानती है कि जिस तरह से ट्रेनों में या फिर सार्वजनिक जगहों पर चाय पिलाई जाती है, वो इतने व्यापक स्तर पर इतनी मात्रा में दूध कहाँ से बनता है? ऐसे तमाम तरह की वीडियो से खुलासे भी किए जा रहे हैं जो चूना फलाना ढिकाना केमिकल मिलाकर दूध का निर्माण किया जा रहा है। आप सोचिए, एक तरह से हम जहर पी रहे हैं, फिर भी हमारा जो शासन है, प्रशासन है, सरकार किस तरह से सोई हुई है। तो इसकी प्राथमिकता कौन लेगा? ये जो समस्याएं हैं, इसके निवारण के लिए कौन सी सरकारें आएंगी? क्या मंगल ग्रह से सरकारों को बुलाया जाएगा क्या? बताइए। आज हर एक व्यक्ति शहरों में देख लीजिए किस प्रकार से कूड़ा करकट वहीं फेंक के आग लगा देते हैं, चाहे पॉलीथीन, उनसे उसका कोई मतलब नहीं है। यही तो गलत है। आप जो पृथ्वी है ये आपका घर है, जो एक्चुअल में यही घर है। यदि आप अपने घर में कूड़ा करकट करते हैं तो उससे खाली आप संक्रमित होंगे, आपकी स्वास्थ्य की जान जाएगी, जो भी समस्या उत्पन्न होंगी। पर यदि आप पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर रहे हैं तो पूरा देश, पूरी मानवता खतरे में जाती है। जिस देश में हर छोटी बड़ी बातों को लेकर आंदोलन होते रहे, उस देश में शायद ही स्वास्थ्य जैसे मुद्दे को लेकर कोई आंदोलन हुआ हो। धर्म जाति सहित कई छोटे मोटे मुद्दे कभी सुने हैं आप? पर मैं उस क्रेटा बर्ग करके एक लड़की थी, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तमाम देशों के शासनाध्यक्षों को किस प्रकार से झकझोर दी, यह कहकर कि आप लोग हमारे साथ खिलवाड़ किए हैं, हमारे विश्वासों के साथ आपने खेला है। अगर खेला नहीं होता तो आज वैश्विक स्तर पर किस तरह से टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। लोग तमाम तरह की पर्यावरण जो कह सकते हैं दूषित हो रहा है, उस वजह से लोग हज़ारों लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। पर शासनाध्यक्ष मात्र दिलासा दिला रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो कहीं भी किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको उदाहरण दूं, गंगा और तमाम उसकी अन्य नदियों को किस प्रकार से दशकों से सफाई के लिए लाखों करोड़ों का फंड रिलीज़ किया जा रहा था, पर कभी गंगा साफ़ हुई? उससे भी दयनीय स्थिति में चली गई। और आज स्थिति यह है कि जैसे कोविड-19 की वजह से तमाम संपूर्ण पृथ्वी को लॉकडाउन किया गया, आज गंगा देखिए किस तरह से मतलब अपने धारा प्रवाह में बह रही है। 1 रुपये की खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो जब तक हम अपने क्रियाकलापों को थोड़ा सा संचालित जागरूक नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न करें जिससे हमारा पर्यावरण नुकसान हो, तब तक ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच में। जब व्यक्ति और समाज के स्तर पर स्वास्थ्य को लेकर कोई गंभीरता नहीं है, तो सरकारों के स्तर पर स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता का नहीं होना स्वाभाविक ही है। इसका मूल कारण यह है कि सरकार की नीतियों एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण व्यक्ति और समाज से ही होता है। इसलिए सरकार की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य हमेशा से सबसे निचले पायदान पर रहा है। इसके कई सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक और प्रशासनिक कारण है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन देश के ज़्यादातर हिस्सों में स्वच्छ पेयजल, गंदे पानी की निकासी, कूड़े कचरे के निपटान और स्वच्छता जैसे जन स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले बुनियादी ढांचों का या तो अभाव है या ये बहुत ही बदतर स्थिति में है। इन कारणों से ही देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग समय समय पर संक्रामक बीमारियों की चपेट में आते रहते हैं। समस्या यही तक ही सीमित नहीं है। दशकों से भारत स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव झेलने को विवश है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों का अभाव है, और जो अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र हैं भी वे खस्ता हाल हैं। वहाँ ज़रूरी चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। मिसाल के तौर पर साल 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। सोचिए 2017 में
जब योगी सरकार थी, आज भी है, तो ऐसी समस्याएं अभी भी हमारे देश में बनी हुई हैं। और आगे देखिए, वर्ष 2019 में बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के कारण 200 से अधिक बच्चे मारे गए थे। तपेदिक, मलेरिया, कालजारा, डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा और डायरिया जैसी जल जनित बीमारियां भारत में स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। सोचिए, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कई देशों में पूरी तरह से उनका उन्मूलन कर दिया गया है। उन्मूलन का मतलब है ख़त्म हो चुकी हैं, पर हमारे देश में किस तरह से हाथ और पैर दोनों पसार के यहाँ पे बैठी हुई हैं। क्यों बैठी हुई हैं? क्योंकि आज भी हमारे देश के जो शासनाध्यक्ष हैं, जिन लोगों को अधिकार और जिम्मेदारी दी गई कि आप लोग इस चीज़ को गंभीरता से लें और इसके बारे में स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा मद होता है, खर्च होता है, और भी ज़्यादा लगाएं, जिससे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएँ और भी मजबूत हों। पर कोई मतलब नहीं है, ये वास्तविकता है। बड़े लोग अगर बीमार होंगे तो विदेश चले जाएंगे, और हम लोग अगर बीमार होंगे तो जितने भी हॉस्पिटल भारत में, हमारा वहीं इलाज होगा। और वो भी उन बड़े हॉस्पिटल में नहीं, कुछ सर्दी बुखार वाले भी हॉस्पिटल हैं जो करोड़ों रुपया ले लेते हैं मात्र सर्दी बुखार का, वो बड़े बड़े लोगों के लिए। हम लोग तो कहीं सरकारी हॉस्पिटल में फेंक दिए जाएंगे, बेड की कमी रहेगी, दवाओं की कमी रहेगी, तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं की चीज़ों की कमी रहेगी, हमसे कोई नहीं पूछेगा। ये वास्तविकता है, इसे एक्सेप्ट करिए। इसीलिए आप जागरूक बने। कभी भी झोला छाप डॉक्टर साहब दवा ना लें। इसका जो आपके शरीर के ऊपर जो इसका जो प्रभाव पड़ेगा ना, कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद ज़रूर पड़ेगा। ऐसे ही तमाम तरह के यहाँ संक्रामक नहीं फैल रहे हैं, तमाम तरह के कैंसर नहीं फैल रहे हैं, क्योंकि हम बिना सूझबूझ के, बिना जांच कराए ब्लड का तुरंत जाके दवा ले लेते हैं, जिससे उसका जो प्रभाव होता है गलत दिशा में चला जाता है। भारत में बीमारियों से होने वाली कुल मौतों में 1/4 मौतें डायरिया, सांस संबंधी दिक्कत, तपेदिक और मलेरिया के कारणों से होती है। साथ ही एड्स, इबोला विषाणु, एवियन जुकाम, H1N1 विषाणु इत्यादि के होने का खतरा हमेशा बना रहता है। संक्रामक रोगों के साथ साथ गैर संक्रामक रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गंभीर चिंता का विषय है। और पर्यावरण प्रदूषण और जीवन शैली, शराब के सेवन, धूम्रपान, वसायुक्त खान पान और स्थूल जीवन शैली के कारण देश में मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग एवं कैंसर जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। कई सामान्य से लगने वाली बीमारियां भी व्यापक स्तर पर फैलने लगती हैं और आबादी से प्रभावित करती हैं। दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, जो लोग नशे के आदी हैं, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, जो भी खैनी वगैरह, कुछ लोग तो ऐसे भी जो सिगरेट मात्र एटीट्यूड में पीते हैं, पर इसका प्रभाव आपके ऊपर कितना पड़ेगा ये तो मुझे नहीं पता। पर आपके बगल में जब ये जो हवाएं होती हैं, विषैली गैसें होती हैं, जब ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में जाएगी जो पहले से किसी छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित है, उसके ऊपर असर कर देती हैं। पीते तो आप खुद के लिए हैं, पर उससे दूसरा व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर प्लैनेट, जो हम बिगाड़ रहे हैं चीज़ों को। भारत में हर साल 28 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हृदय संबंधी बीमारियों से हो जाती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अनुसार भारत में हर दिन 1300 से अधिक लोगों की मौत कैंसर से हो जाती है। भारत में संक्रामक एवं गैर संक्रामक बीमारियों से बड़ी संख्या में होने वाली मौतों का कारण स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का अभाव है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बहुत ही कम निवेश किया जाता है। इसके पीछे बड़ी वजह है, भारत दुनिया के उन देशों में से जो स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे कम खर्च करते हैं। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। भारत स्वास्थ्य सेवाओं में जीडीपी का महज 1.3% खर्च करता है, जबकि इसी मध्य में ब्राज़ील लगभग 8.3%, रूस 7.1%, दक्षिण अफ्रीका 8.8% खर्च करता है। दक्षिण देशों में अफगानिस्तान 8.2%, मालदीव 13.7%, नेपाल 5.8% खर्च करता है। दूसरे पड़ोसी देश चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी स्वास्थ्य क्षेत्र पर भारत से कहीं ज़्यादा खर्च करते हैं। सोचिए, भारत की आबादी 125 करोड़ की आबादी है, और अपने पड़ोसी मुल्क जिनकी जीडीपी हमसे कहीं बदतर है, फिर भी वो अपने स्वास्थ्य पर कितना जीडीपी का खर्च करते हैं, और एक हम और आप हैं। सोचिए, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है वो सारी चीज़ें जानने के बाद भी अगर जागरूक नहीं है, ऐसे सेक्टर पे वो प्रोत्साहन नहीं देना चाहती है, तो ये सरकार की कमियां हैं कि नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर कम खर्च किए जाने के कारण ही भारत में चिकित्सा कर्मियों, स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों के आधार पर प्रति 1000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में 7000 की आबादी पर एक डॉक्टर है। देश में 14 लाख डॉक्टरों की कमी है। ग्रामीण इलाकों में तो यह स्थिति और बुरी है। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र का बुनियादी
ढांचा कैसा हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता कैसी हो, इसका पता आज चल रहा है। जब हम एक महामारी का सामना कर रहे हैं, कोविड-19 का मामला हमें यह सोचने को विवश करता है कि देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की सेहत पर अगर अब भी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वक्त में भीषण बीमारियों को प्रकोप से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। भारत में कोविड-19 के मामलों का अब जिस तेज़ी से प्रसार हो रहा है उससे जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। भारत की घनी आबादी, बीमारियों के प्रति लोगों की लापरवाही, जागरूकता के अभाव और कोविड-19 की जांच की सीमाओं को देखते हुए इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या इस महामारी से प्रभावित दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अधिक हो सकती है। हालांकि समय से लिए गए पूर्णबंदी जैसे कदम महामारी के प्रसार को रोकने में काफ़ी मदद मिली, लेकिन इस महामारी ने स्वास्थ्य को हमारी प्राथमिकताओं में शामिल किए जाने की आवश्यकताओं को उजागर किया है। कोविड-19 के चलते पहले से चरमराई हुई चिकित्सा व्यवस्था पर बहुत अधिक बोझ पड़ा है और आर्थिक मंदी, बेरोजगारी के कारण समाज के कमजोर तबके के कुपोषण का खतरा बढ़ा है। ऐसे में हमारे लिए भविष्य का रास्ता बहुत चुनौतियों भरा हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बस एक चीज़ कह सकते हैं कि जो भारत जैसे देश की पोल खुली है स्वास्थ्य बुनियादी चीज़ों को, उसके सामने लोगों को जागरूक रखें। तो दोस्तों, इस लेख से संबंधित किसी प्रकार का अगर आपको इशू है तो ज़रूर अपना राय दें। नमस्कार, जय हिंद।